हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे थे पौधों के आकार की संरचना के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पौधों के आकार की संरचना मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी होती है। एक हिस्सा होता है मूल तंत्र का और दूसरा हिस्सा है प्ररोह तंत्र का। जो मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं वो हिस्सा आपका मूल तंत्र होता है, अर्थात कि जड़ तंत्र, और जो मिट्टी से ऊपर होते हैं वो प्ररोह तंत्र होते हैं। अब मैंने बताया था कि प्ररोह तंत्र के अंदर भी कुछ भाग होते हैं, पार्ट्स, उनके बारे में भी चर्चा किया था हम लोगों ने। पहले हम लोगों ने तना के बारे में चर्चा किया, फिर कल हम लोगों ने किसके बारे में चर्चा किया, किचन के बारे में, कि पौधों का किचन कौन सा है, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसके बाद अब किस बात की चर्चा करनी है। तो इसके बाद हमें चर्चा करनी है पुष्प विन्यास की। मतलब क्या, पुष्प कैसे लगते हैं, फूल कैसे लगते हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पुष्प के बारे में, यानी फूल की अपनी संरचना के बारे में। तो कुल मिला के आज जो बातें करनी है वो हमें पुष्प से रिलेटेड करनी है। मतलब कि फूल से रिलेटेड बातें करनी है। अब फूल से देखने के बाद, फूल नाम ही से मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन बहुत खुश हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि फूल एक क्या होता है, एक मोहक चीज होती है जिससे आदमी आकर्षित होता है। अब बात यह आती है कि फूल पौधे के लिए जरूरी क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि इसके विन्यास पढ़ेंगे, यह सब चीज करेंगे, तो इनके बारे में हमें जानकारी भी तो चाहिए कि हमें क्यों जरूरी पढ़ना है। अगर हम बात करें पुष्प विन्यास की, पुष्प विन्यास, ठीक है, यानी पुष्पों को रखने का जगह, यानी कैसे पुष्प बनते हैं। तो ये पुष्प के बारे में जब जानेंगे तो दिमाग में ख्याल आता है कि आखिर पुष्प के बारे में जानेंगे क्यों, पुष्प पौधों के लिए जरूरी है क्यों। हम इनके कार्य के बारे में चर्चा कर ले। जैसे सबके बारे में चर्चा किया था हम लोगों ने कि जो भाग भी अगर पढ़ना है उसकी अगर जानकारी हमें हो कि वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, फिर उसके बाद पढ़ने का मजा ही थोड़ा सा डबल हो जाता है ना। तो बात कर लेते हैं हम लोग पुष्प के बारे में। तो पुष्प तो सबसे बड़ी जो इनकी उपलब्धि होती है ये होती है कि ये लैंगिक जनन क्रिया के लिए जिम्मेवार होते हैं। लैंगिक जनन क्रिया के लिए जिम्मेवार होते हैं, क्रिया के लिए जिम्मेवार। पहली सबसे बड़ी पॉइंट कि ये किसके लिए जिम्मेवार होंगे, तो ये जिम्मेवार होंगे आपकी लैंगिक जनन क्रिया के लिए। राइट, पहला केस। दूसरे केस की अगर बात करें तो दूसरा क्या होता है कि ये जो पुष्प होता है ये आकर्षक होते हैं, पुष्प आकर्षक होते हैं, आकर्षक होते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर, कुछ पुष्प ऐसे भी जो होते हैं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में भी करते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में भी करते हैं। बात समझ में आ रही है, ये ऐसे चीज है जिनके रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और क्या करते हैं भाई पुष्प, और क्या करता है, तो पुष्प हमें सुगंध यानी कि गंध प्राप्त करने वाली जो आपका स्मेल होती है वो आपका इत्र वगैरह बनाने में भी हमारी क्या करती है, मदद करती है। मतलब कि इत्र बनाने में इनका उपयोग है। ठीक है, तो ऐसे ये इतने फायदे हैं जो पौधे को हमें या किसी न किसी रूप में ये हमें बेनिफिट देते हैं, हमें दे, पौधे के दे, अन्य जीवों को दे। ये सभी इनके बेनिफिट्स हैं जिनसे हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। किनसे, पुष्प से। तो पुष्प हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लैंगिक जनन की क्रिया करेगा, और लैंगिक जनन की क्रिया जब होगी तो अभी नए जीव बनेंगे, और जब नया जीव बनेगा तो ही नया पौधा बनेगा। तो उस कंडीशन में आपकी लैंगिक जनन की क्रिया की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा केस बात करें कि पुष्प आकर्षक होता है, तो देख के आकर्षित हो जाते हैं, इनका उपयोग अलग अलग जगह पे कर लिया जाता है आकर्षण के कारण। यहाँ तक कि किसी को प्रपोज करना होता है तो भी पुष्प का इस्तेमाल कर लेते हैं, करते हैं ना जी। क्यों, क्योंकि पुष्प आकर्षक होता है, और आपके हाथ में देखने से हो सकता है मन में यह भावना रहती है कि पुष्प के प्रति आकर्षित है, तो पुष्प देने वाले के प्रति भी आकर्षण बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ मामला होगा, तो उस कंडीशन में आपका पुष्प का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद क्या कर रहे हैं, कुछ पुष्प खाद्य पदार्थ के रूप में भी आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कुछ ऐसे पुष्प है जैसे कोहड़े के आपका पुष्प हो गया, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, खाने के रूप में इस्तेमाल करता है। सनैल का फूल है ना जी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पुष्प है जिनका खाने के रूप में आप इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, खाने के रूप में इस्तेमाल नहीं बल्कि इसके कुछ तेल भी निकलते हैं, उनके रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अलग अलग रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर सुगंध पाई जाती है। आकर्षण का मेन केंद्र तो उसकी सुंदरता है, साथ में उससे निकलने वाला एक फ्रेगनेंस, एक विशेष प्रकार की सुगंध भी है। जैसे गुलाब का फूल है, जब पास में रखते हैं तो उसे कितना ज्यादा मतलब बेहतर यानी गुड वाली फीलिंग आती है मन में, ठीक है। तो वह आपका इसी वजह से उनका इत्र बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पुष्प विभिन्न रूपों में आपको हमें फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि पुष्प हमारे लिए फायदेमंद है, तब हमें जानना जरूरी हो जाता है कि पुष्प विन्यास कैसे, पुष्प निकलते कैसे हैं, पुष्प कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनके बारे में जानकारी। तो पुष्प की संरचना जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि पुष्प निकलेगा कहाँ, ठीक है। तो जहां पे पुष्प निकलेगा उन जीवों को, उन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग पुष्पी पादप। उसे क्या कहते हैं, पुष्पी पादप, यानी ऐसे पौधे जिनके अंदर क्या हो जाए, पुष्प बाहर की तरफ दिखाई दे, उसे हम लोग कहते हैं पुष्पी पादप, ठीक है। अब पुष्पी पादप के अंदर क्या होता है कि पुष्प का विन्यास होता है, ठीक है। क्या होता है, पुष्प का विन्यास होता है। अब ये पुष्प जो होते हैं अलग अलग जगह पे मिलेंगे। ये पुष्प क्या हो सकते हैं, तना के किसी हिस्से से निकल के पुष्प की संरचना बना ले, ठीक है। ये पुष्प बन जाए आपका, ये पुष्प हो। उसके बाद क्या हो सकता है जी, ये हो सकता है कि एक डाली इधर से निकल रही है और इस डाली के किसी भाग से एक पुष्प फिर निकले, तो ये क्या हो गया, ये भी पुष्प हो गया। तो कहने का मतलब क्या, पुष्प जो होते हैं वो अलग अलग रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं। ये जो पत्ते हैं और पत्ते के पास मान लीजिए कि पत्ता हो गया आपका। अब क्या होगा कि इसके अलावा आपने देखा होगा कि पुष्प जो होते हैं इसी रूप में इनके साइड से पुष्प निकलेंगे, ऐसे देखा होगा आपने। यहाँ तक कि आम के फल को भी देखा होगा, कभी कभी तना से निकल जाता है डायरेक्ट बिना डाली का। और कुछ ऐसे होते हैं जो डालियों के पे आपका जाके पुष्प खिलते हैं, ये आपको पुष्प दिखाई पड़ते हैं। तो कह रहे हैं कि अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पे हमें क्या दिखाई पड़ते हैं, पुष्प हमें अर्थात कि फूल हमें दिखाई पड़ते हैं अलग अलग रूप में। तो ये तना से हो सकते हैं, डाली से हो सकते हैं, अर्थात शाखाएं से हो सकते हैं। किसी भी रूप में पुष्प की जो स्थिति है वह उसकी क्या कहलाएगी, पुष्प विन्यास कहलाएगी। जब पुष्प विन्यास हो गया कि किसी भी स्थिति में जब पुष्प की अवस्था है उसे पुष्प विन्यास कहेंगे। तो एक और वर्ड आता है पुष्प क्रम, कि पुष्प क्रम अर्थात कि पुष्प विन्यास रहेगा कैसे, यानी पौधों की कैसे रहेंगे। जैसे पुष्प, यहाँ पे ध्यान से दीजिए, तो यहाँ पे एक डंठल की तरह दिख रहा है संरचना। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें ये डंठल नहीं होता, डायरेक्ट पुष्प होते हैं, ठीक है। कुछ में आपने देखा होगा कि लंबी सी डंठल होती है, उसमें पुष्प निकलते हैं। जैसे आप सरसों का पौधा देखे हो, तो सरसों में एक ही आपकी तना का इशारा आता है, वही ऊपर जाके पुष्प का आपका आकार बनाता है, ठीक है, सरसों में। तो वह भी आपके अलग अलग रूप में पुष्प निकलते हैं। तो जिस रूप में जिस रूप में पुष्प निकलेंगे उन क्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, पुष्प क्रम। क्या कहेंगे, पुष्प क्रम। तो आपका जो पुष्प निकलने का क्रम है वो अलग अलग रूप में होगा, अलग अलग पौधों में अलग अलग रूप में पुष्प निकलेंगे। तो पुष्प क्रम के आधार पर देखा जाए तो आपका मुख्य रूप से पुष्प क्रम के आधार पे पुष्पों की स्थिति जो है दो भागों में बांटी जाती है। कितने भागों में, दो भागों में बांटी जाती है। एक तो होता है असीमाक्षी, असीमाक्षी, और दूसरा होता है सीमाक्षी। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे से आप पढ़िए तो कोडिंग समझिए, वर्ड का डिकोड करने का समझिए कि वर्ड को हम वर्ड से कैसे एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन से आंसर कैसे निकाल सकते हैं। आंसर रट के तो सभी कराते हैं, आपको क्वेश्चन से देख के आंसर कैसे निकालना है, कि क्वेश्चन आपको आंसर कैसे बताते हैं। तो कब होगा, जब उसको डिकोड करना जानेंगे, एक वर्ड को तोड़कर उसके बारे में लिखना जानेंगे। तो कैसे होगा,
पहले उस वर्ड को तोड़ के समझिए कि वो कहना क्या चाहता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से बातों को ध्यान समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। असीमा, तो ये हो गया असीम। आक्षी का मतलब अक्ष वाला, असीम अक्ष वाला। असीम का मतलब क्या होता है? जो निश्चित न हो। असीम का मतलब क्या होता है? जो निश्चित नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो। तो क्या हो गया? असीम हो गया। अक्ष वाला यानी कि इसका अक्ष हो, मतलब क्या? जो निश्चित रूप से जिनका अक्ष निश्चित नहीं हो उसे क्या कहेंगे? असीमाक्षी। ठीक उसी तरह इसका उल्टा हो जाएगा ये सीमा, मतलब क्या? सीमा का मतलब फिक्स, यानी कि जिसका अपना कोई सीमा हो। और अक्षी का मतलब अक्ष, यानी जिसके अक्ष की कुछ सीमा हो। सीमा का मतलब क्या? एक आकार फिक्स हो गया, मतलब कि निश्चित आकार हो गया। तो आकार जब निश्चित हो इनके अक्ष की, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सीमाक्ष। क्या कहेंगे इसे? सीमाक्ष। मतलब क्या? पुष्प कड़म 2 स्तर के होंगे। पुष्प कड़म कितने स्तर के होंगे? 2 स्तर के होंगे। एक तो होंगे कि जिनके अक्ष सीमित नहीं हो, यानी कि जिनके निश्चित अक्ष नहीं होते हैं, यानी कि लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ये आपका फिक्स ही नहीं है, असीमित अवस्था में है, असीम अवस्था में। एक होता है सीमाक्षी, जिनकी आपका अक्ष क्या होगा? निश्चित अवस्था में होगा, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? सीमाक्षी कहेंगे। यानी पुष्प निकलने के भी 2 तरीके होंगे, पुष्प कड़म भी 2 तरह से निकलेंगे, एक असीमाक्षी और दूसरा क्या आपका? सीमाक्षी। अब पहले हम लोग असीमाक्षी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर थोड़ा सा किसके बारे में जानेंगे? हम लोग सीमाक्षी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले किसके बारे में जानते हैं? असीमाक्षी के बारे में। ये आप लोग को पुष्प का कार्ड इधर क्लियर हो गया होगा, इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है? असीमाक्षी के बारे में। तो असीमाक्षी क्या हो गया? जिसके अक्ष निश्चित नहीं हो, तो उसे हम लोग असीमाक्षी कहेंगे। तो इसके कंडीशन में भी आपका अक्ष अलग अलग रूप में होगा। तो पहला इनका देखिए असीमाक्षी का अक्ष का असीमाक्ष, असीमाक्षी के प्रकार। हमने क्या देखे? पहले पुष्प कड़म के प्रकार देखा, सीमाक्षी, सीमाक्षी। अब असीमाक्षी के प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो इसका पहला आपका परिणाम आता है, पहला जो इसका प्रकार आता है उसे हम लोग कहते हैं असीमाक्ष। असीमाक्ष का मतलब क्या? जिस पुष्प का वृंत, ये जो वृंत है, जो डंठल है, इसे हम लोग वृंत कहते हैं। वृंत मतलब क्या? डंठ। वृंत का मतलब क्या बाबू? डंठ। तो जिसका वृंत या डंठल क्या हो? लंबा हो। ठीक है, जिस पुष्प का वृंत क्या हो? लंबा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? असीमाक्ष। क्या कहेंगे उसे? असीमाक्ष। पहला क्या हो गया? असीमाक्ष, यानी जिसके पुष्प वृंत क्या हो? लंबा हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? असीमाक्ष कहेंगे। दूसरा कंडीशन आता है आपका स्पाइक। दूसरा क्या आता है आपका? स्पाइक। मतलब क्या? इसमें क्या होगा कि जिसका पुष्प वृंत लंबा हो ही नहीं, जिसका यानी कि जिस भी पुष्प का वृंत लंबा ना हो, का वृंत लंबा नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्पाइक। असीमाक्ष क्या होगा? जिनका पुष्प वृंत लंबा हो, और जिनका क्या हो? आपका क्या कहते हैं? जिसमें पुष्प का वृंत लंबा नहीं होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे स्पाइक। एक कंडीशन हो गया। उसके बाद क्या? तीसरा होता है कैटकिन। तीसरा क्या होता है? कैटकिन। ठीक है, अब लंबा नहीं होने का मतलब, एक और बात समझिएगा, अब लंबा नहीं होने का क्या मतलब समझते हैं? ये भी बात है
कि लंबा नहीं होने का मतलब 1 सेंटीमीटर का है तो आधा सेंटीमीटर का हो गया तो उसे स्पाइक कहेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। लंबा नहीं होने का मतलब क्या, कि जो हम इसे देख नहीं सकते स्पष्ट रूप में, जो स्पष्ट रूप में वृंत ना दिखाई दे हमें, जो स्पष्ट रूप में वृंत ना दिखे, वृंत नहीं दिखे, तो स्पष्ट रूप में वृंत जो नहीं दिखेगा मतलब क्या, कि यानी कि वृंत इसके अंदर, वृंत इसके अंदर हो या नहीं भी हो, वृंत नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वृंत क्या हो गए, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो गया। और दूसरा होता है आपका, तीसरा होता है कैटकिन। कैटकिन में क्या होता है कि इसके अंदर ये वाला कंडीशन रहेगा कि लंबा नहीं रहेगा, अर्थात कह सकते कि वृंत नहीं होगा, लेकिन वृंत नहीं होने के साथ एक और इनके पास गुण होगा, वृंत नहीं होगा लेकिन इसके साथ एक और गुण होगा कि ये एक लिंगी होंगे। ये जो पौधा होगा या जो पुष्प होगा ये क्या होंगे, एक लिंगी होंगे। एक लिंगी क्या समझते हैं आप लोग, जिसके पास सिर्फ एक ही लिंग हो। ठीक है, तो एक लिंगी हो जाएंगे। एक होता है आपका स्पेंडिक्स। ठीक है, स्पेंडिक्स में क्या होता है कि आपका स्पेंडिक्स, चौथा आपका स्पेंडिक्स है। तो एस्पेडिक्स में क्या होगा कि वृंत होगा, लेकिन वृंत लंबा नहीं होगा। जिस पुष्प का वृंत, पुष्प का वृंत लंबा नहीं होगा, इसका क्या होगा, इस पुष्प का वृंत जो होगा लंबा ना होकर यह मोटा हो जाएगा। ठीक है, या फिर सीधे शब्दों में कहे कि मांसल वाला हो जाएगा, मांसल वाला हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा एस्पेडिक्स। क्या कहलाएगा वो, एस्पेडिक्स। और सिमाक्स में यानी लंबा, स्पाइक जिसमें लंबा नहीं होता कि वृंत नहीं भी होगा, और कैटकिन की वृंत नहीं हो लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि एक लिंगी भी हो। और एस्पेडिक्स का मतलब क्या हो गया, जिसका पुष्प वृंत हो तो लेकिन वो कैसा हो, मोटा हो और मांसल हो। ठीक है, उसके बाद आता है समसिक। समसिक, पांचवा क्या आता है आपका, समसिक। तो समसिक का क्या कंडीशन होगा बाबू, समसिक का कंडीशन ये होगा कि आपकी इनका नंबर की पहला कंडीशन होगा कि जिस पुष्प का आकार छोटा होगा, जिस पुष्प का वृंत बिल्कुल छोटा हो, वृंत बिल्कुल छोटा हो, क्या हो, समसिक का मतलब क्या, जिस पुष्प का जो वृंत होगा बिल्कुल छोटा होगा। ठीक है, छोटे अक्ष के रूप में रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समसिक कहेंगे। ठीक है, अब छोटा करने का मतलब कि बिल्कुल एक ही बार छोटा नहीं होगा, वो उसी में आकार अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए कि कुछ वृंत का इतना बड़ा लंबाई है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, फिर थोड़ा सा हो सकता है कि छोटा हो, यानी अलग अलग रूप में हो, यानी कि एक समान रूप में नहीं हो। तो वो हो गया आपका। उसके बाद छठा होता है आपका पुष्प छत्र। छठा क्या होता है आपका, दिख रहा है आप लोग को, पुष्प छत्र। इसमें क्या होगा, इसमें जो पुष्प होते हैं, पुष्प का बाह्य दल अपेक्षाकृत क्या होगा, बड़ा होगा, अपेक्षाकृत बड़ा होता है। अब बड़ा होगा तो क्या होगा भाई, बड़ा होता है जिससे पीछे वाले दल पुंज को, जिससे पीछे वाले दल पुंज को छाया मिलती है, पीछे वाले दल पुंज को, दल पुंज को छाया की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी, छाया की प्राप्ति होगी। ठीक है, यानी पुष्प का बाह्य दल अपेक्षाकृत थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये पुष्प है, मान लीजिए कि ये पुष्प है आपका। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका बाहरी दल थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, इस कंडीशन में इसके पीछे वाले इसकी छाया में आएंगे, फिर ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा, फिर इनके पीछे वाले को छाया मिलेगी। तो इस तरह से क्रमवार रूप से रहेगा सजा हुआ। तो यह कंडीशन क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा आपका पुष्प छत्र। क्या कहलाएगा आपका, पुष्प छत्र। ठीक है, जैसे आपने धनिया का पौधा देखा होगा, धनिया का पुष्प देखिएगा ऐसे ऐसे गोलाकार की तरह निकलता है धनिया, देखिए आप लोग धनिया। उसके बाद होता है एक मुंडक, एक क्या होता है आपका, मुंडक।
6 हो गए, 7वां ऊपर लिख दे, कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे, ठीक है। 7वां क्या हमारा, मुंडक। तो मुंडक में क्या होगा कि मुंडक में बीच में ही चपटा होगा, बीच में कैसा होगा, बीच में चपटा होगा, और उसी के ऊपर पुष्प वृंत चारों तरफ से निकलेंगे। जैसे सूर्यमुखी का देखे आप लोग, जैसे किसका देखे आप लोग, सूर्यमुखी का, सूर्यमुखी का, सूर्यमुखी का पुष्प देखे होंगे, बीच में चपटा रहता है, उसके चारों तरफ से आपके क्या होते हैं, पुष्प वृंत आपके फैले हुए होते हैं। तो यह कंडीशन क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका क्या, मुंडक। तो इस तरह से आपने असीमाक्षी के प्रकार देखे, किसके प्रकार देखे, असीमाक्षी के, यानी पुष्प कड़म का वह तरीका जिनके अंदर जो वृंत होंगे वह विभिन्न आकार के होंगे, विभिन्न लंबाई के होंगे, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, असीमाक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, असीमाक्षी, यानी जिसका वृंत का कोई आकार फिक्स नहीं हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, असीमाक्षी कहेंगे। तो असीमाक्षी भी आपके टोटल कितने तरह के होंगे, 6 तरह के होंगे। तो असीमाक्षी में पहला हमारा क्या कहलाएगा, असीमाक्ष। क्या कहलाएगा, असीमाक्ष। तो इसको किसे कहेंगे, असीमाक्ष, जिसका पुष्प वृंत जो होगा लंबा होगा, तो उसे क्या कहेंगे, असीमाक्ष। दूसरा हमारा क्या है, स्पाइक। तो स्पाइक किसे कहेंगे, जिसका पुष्प वृंत छोटा हो, यानी कि लंबा हो नहीं बिल्कुल, या फिर सीधे शब्दों में कहें जिनके अंदर पुष्प वृंत हो ही नहीं, ठीक है, तो वह कंडीशन क्या कहलाएगा, हमारा स्पाइक कहलाएगा। लेकिन एक तीसरा कंडीशन है कैटकिन। समझिए कि कैटकिन भी एक स्पाइक कैटेगरी का ही है, कैटकिन भी एक स्पाइक कैटेगरी का ही है, लेकिन इसके साथ एक टर्म एंड कंडीशन है कि इनके अंदर जो पौधे पाए जाएंगे, जो पुष्प होंगे, वह कैसे होंगे, एक लिंगी होंगे। जैसे आप शहतूत देखे होंगे, जैसे में क्या देखे होंगे आप लोग, शहतूत, तो ये इसके कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद आता है स्पैटिक्स। क्या कहता है कि जिसके पुष्प का वृंत मोटा हो और मांसल वाला, यानी जिसका पुष्प वृंत थोड़ा सा मोटा फैल जाए, यानी गूदेदार हो जाए, ठीक है, तो वह कंडीशन आपका क्या कहलाएगा, स्पैटिक्स, ठीक है। उसके बाद समशिक में क्या होता है, जिसका पुष्प वृंत बिल्कुल छोटा हो। बिल्कुल छोटा का मतलब क्या, अनिश्चित आकार का हो। इसी को इसी में ऐड कर लीजिए यहाँ पे, जिस पुष्प का वृंत बिल्कुल छोटा हो, या फिर क्या है, जो निश्चित नहीं हो, जो निश्चित आकार का नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, समशिक कहेंगे। और पुष्प छत्र क्या है, कि जिसका बाह्य दल जो होगा इतना ज्यादा फैला होगा, ठीक है, बाह्य दल पुंज की उनके दल पुंज को नीचे वाले को कवर करते जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये कंडीशन देखने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये वाला मान लीजिए कि पुष्प है, ये दिख रहा है आपको, ये आपका पुष्प का हिस्सा है बड़ा वाला। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके पीछे छोटे छोटे है आपका ये इनसे क्या हुआ, ढका हुआ है, फिर इनके पीछे होगा, इनसे ढका हुआ होगा। तो यह कंडीशन जब लगातार ढका हुआ एक दूसरे से, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग कहते हैं क्या, उसे कहते हैं हम लोग पुष्प छत्र। यानी पुष्प जो होगा वह छत्र में होगा। छत्र का मतलब छाया, ठीक है, यानी कि आपका पुष्प क्रम जो होगा वह एक दूसरे के छाये में होगा, यानी एक दूसरे से अटैच्ड होगा, उनको छाया प्राप्त होगा। तो वह कंडीशन हमारा होगा असीमाक्षी का पुष्प छत्र का प्रकार। क्लियर है। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आखिरी आता है आपका एक ये मुंडक। मुंडक में क्या होगा कि मुंडक का कंडीशन होता है आपका क्या, कि मुंडक में कह रहा है कि बीच में चपटा होगा, यानी कि जो पुष्प होंगे वह बीच में चपटे होंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे दबा हुआ होगा, ठीक है, जैसे आपने सूर्यमुखी का पौधा देखा होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका ये कार्य करता है, सूर्यमुखी हो जाएगा इसमें, तो इसे हम लोग कहेंगे मुंडक। अब बात ये आती है कि वास्तव में पुष्प क्रम की जानकारी इतना ज्यादा ले रहे हैं, तो पुष्प क्रम हमारे लिए फायदा क्या करता है। तो भाई ये सबसे ज्यादा हमें फायदा नहीं, लेकिन पौधों को बहुत फायदा करता है, क्योंकि पुष्प क्रम अगर जिस आधार पे रहेगा तो उसी आधार पर उसका वृंत निकलेगा, और पुष्प वृंत जिस आधार पे होगा उसी के आधार पे उनको अपना अनुकूलन बनाने में मदद मिलेगा। अब भाई कैसा अनुकूलन उसे, तो सबसे बड़ी अनुकूलन होती है कि आपने देखा होगा कोई भी पुष्प सामान्य रूप से क्या होता है कि वह अपना डायरेक्शन जो होता है वह किसके तरफ करता है, वह सूर्य की तरफ देखा है। सूर्यमुखी का पौधा देखा होगा, पुष्प जिस तरफ से निकल रही होगी उनका डायरेक्शन उसी साइड में होगा। तो वास्तव में यह उसी में मदद करता है
कि जिस तरफ सूर्य हो उस तरफ मोड़ने में फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, लचीलापन के कारण उसमें उसकी क्या मिलती है, मदद मिलती है। तो हमें आशा है कि क्लियर हो गया होगा आपको पुष्प क्रम। अगर पुष्प क्रम का और सीमाक्षी क्लियर हो गया तो अब जान लेते हैं हम लोग किसके बारे में, सीमाक्षी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सीमाक्षी क्या है। तो सीमाक्षी का मतलब हमने बता दिया आपको कि सीमाक्षी कितने, आपका सीमाक्षी क्या होगा, जिनके वृंत क्या हो, एक निश्चित आकार के हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे सीमाक्षी। तो सीमाक्षी में भी क्या होते हैं, सीमाक्षी के अंदर भी प्रकार होते हैं। इसको मिटा दे। देखिए जितने हम लोग प्रकार एक्स्ट्रा जान रहे हैं सब आपके लिए जरूरी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए है कि थोड़ा सा डीप नॉलेज आप रखेंगे तो आप तभी आपको समझ में आएगा या पेपर अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि कभी कभी पूछ जाता है कि सीमाक्षी और सीमाक्षी में अंतर स्पष्ट करें, तो आपको पता ही नहीं होगा तो कैसे अंतर करेंगे आप। देखिए सीमाक्षी के प्रकार, सीमाक्षी के प्रकार, तो सीमाक्षी मतलब एक निश्चित आकार हो गया, तो निश्चित आकार हो गया तो वृत्त का आकार सही तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन इसमें कंडीशन 3 हो जाएगा कि यह एकल रूप में रहेगा, एक बार में एक ही पुष्प निकलेंगे तो एक कल, दूसरा हो सकता है युग्म हो जाए यानी कि जोड़े के रूप में रहे, और तीसरा हो सकता है कि बहुशाखी हो। क्या हो, बहुशाखी हो, यानी कि 3 कंडीशन, एकल, युग्म और बहुशाखी। जब जिससे क्या करें, सिर्फ एक ही पुष्प वृंत से सिर्फ एक ही पुष्प प्राप्त हो, एक ही पुष्प हो, समझ में आ रही है। और इसके अंदर युग्म मतलब जोड़े के रूप में हो, जोड़े के रूप में पुष्प निकले, और मतलब क्या, इसमें दो या दो से अधिक पुष्प क्रम। बोलिए बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यानी क्या है, यह आपका सीमाक्षी के प्रकार 3 तरह के, आपका एकल हो जाएगा, एकल मतलब जिनसे सिर्फ सिंगल निकले, तो सिंगल निकलेगा तो उसे एक ही पुष्प निकलेगा तो उसे एकल, और जब जोड़े के रूप में निकले तो उसे युग्म, और जब 2 से अधिक निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे, बहुशाखी। क्या कहेंगे उसे, बहुशाखी। तो क्लियर हो गया होगा आपको सीमाक्षी के प्रकार, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आज हम लोग पुष्प विन्यास समझा और पुष्प क्रम समझा, ये क्लियर है। अगर पुष्प विन्यास और पुष्प क्रम क्लियर है तो पुष्प के स्ट्रक्चर समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कल हम लोग जानेंगे पुष्प के स्ट्रक्चर के बारे में कि पुष्प कैसे होते हैं, पुष्प के कौन कौन से पार्ट किस रूप में कार्य करते हैं, कितने पार्ट होते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।